हेलो एंड वेलकम बैक टू उन्नति आईएएस। यूपीएससी ईपीएफओ की सीरीज़ में इकोनॉमिक्स का हम करंट अफेयर्स देख रहे थे और ये इकोनॉमिक का हमारा लेक्चर नंबर 4 है। आज के लेक्चर में हम आगे के करंट अफेयर्स कवर करेंगे। जैसे कि हमने आपको पिछले लेक्चर में, आज दिन में जो लेक्चर आया था हमारा, उसमें हमने आपको बताया था कि हम 5 लेक्चर में जनवरी 2021 के करंट अफेयर्स इकोनॉमिक दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है उसको कवर कर लेंगे, क्योंकि जनवरी 2021 में इकोनॉमिक दृष्टि से करंट अफेयर्स काफ़ी ज़्यादा थे, तो इसलिए ये लेक्चर सीरीज थोड़ी लंबी हो गई है। लेकिन आगे आने वाले मंथ्स के लेक्चर हम मैक्सिमम 2 लेक्चर्स में कवर कर लिया करेंगे। तो शुरू करते हैं आज के अपने टॉपिक से। तो आज हमें मेनली 7 टॉपिक देखने हैं करंट अफेयर्स के आर्टिकल्स में। व्यापार प्राप्तियां और छूट प्रणाली, ट्रेड्स प्रोत्साहन, ट्रेड रिसीवेबल एंड डिस्काउंटिंग सिस्टम। तो ये इसके बारे में हम देखेंगे कि ट्रेड्स क्या है, इसको देखेंगे हम। ट्रेड रिसीवेबल एंड डिस्काउंटिंग सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिए इसे। और विदेशी निवेशकों के लिए विशेष खिड़की की संभावना, यानी कि स्पेशल विंडो सिस्टम फॉर फॉरेन इन्वेस्टर्स। तो इनके लिए एक स्पेशल विंडो का प्रावधान बजट में करने की संभावना है। तो जो कि आपका बजट फेब में आया था, आपको पता ही होगा 2021 में। तो इसके बजट का लेक्चर हम अलग से कवर करेंगे। फर्टिलाइजर सब्सिडी के लिए डीबीटी योजना जो है, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, इसको फिस्कल ईयर 2022 में खत्म किया जाना है, स्क्रैप किए जाने की संभावना है। टू बिग टू फॉल लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टू बिग टू फॉल किस टर्म में आता है, ये किस यूज में, ये टर्म जो आती है यूज़ के लिए, किस यूज़ के लिए आती है, बैंकिंग सिस्टम के यूज़ के लिए, बैंकिंग फील्ड के लिए यूज़ की जाती है। इसके बारे में हम देखेंगे। टू बिग टू फॉल लिस्ट क्या है। इंफ्रा ट्रेडिंग या इंफ्रा फंडिंग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डीएफआई स्थापित करने की संभावना। जो इंफ्रा फंडिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर में, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो होते हैं, आधारभूत संरचना परियोजनाएं जो होती हैं, उनके वित्त पोषण के लिए क्या क्या बनाने की संभावना है, डीएफआई बनाने की संभावना है। आगे टॉपिक है हमारा हवाई अड्डे निजीकरण, एयरपोर्ट प्राइवेटाइजेशन, और लास्ट होगा पारदर्शिता अनुपालन को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए चेहरा रहित पेनल्टी स्कीम, यानी कि फेसलेस पेनल्टी स्कीम। इसको हम देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। तो पहली न्यूज़ है हमारी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व्यापार प्राप्तियां और छूट प्रणाली, ट्रेड प्रोत्साहन। ट्रेड्स क्या है, ट्रेड रिसीवेबल एंड डिस्काउंटिंग सिस्टम, ट्रेड्स रिसीवेबल एंड डिस्काउंटिंग सिस्टम। तो 2014 में व्यापार प्राप्तियां और छूट प्रणाली लॉन्च की गई थी। इसे कब लॉन्च किया गया था, 2014 में। यह विक्रेता आपूर्तिकर्ताओं के बिलों को छूट देता है और बाद की तारीख में खरीदार की इससे राशि को पुनः प्राप्त करता है। यानी कि ये जो सेलर्स हैं, सेलर्स को छूट देता है, डिस्काउंट देता है, और उन्हें क्या करता है, थोड़ा लेवरेज प्रोवाइड करता है बाद की तारीखों में पुनर्भुगतान के लिए, यानी कि रीपेमेंट का इनको अवसर प्रदान करता है बाद की तारीखों में। दिशा निर्देशों के अनुसार 500 करोड़ रुपए से अधिक के कारोबार वाली इकाइयों को ट्रेड्स में अनिवार्य रूप से पंजीकृत किया जाना चाहिए। तो इसकी एक कंडीशन क्या है कि ट्रेड्स सिस्टम के अंतर्गत ऐसे सभी यूनिट्स को, ऐसे सभी कारोबारियों को पंजीकृत करवाना होगा अपने व्यवसायों को जिनका वार्षिक कारोबार 500 करोड़ या इससे अधिक है, 500 करोड़ और मोर देन 500 करोड़। आगे है इसमें एमएसएमई अधिनियम 2006 के अनुसार एमएसएमई की बकाया को 45 दिनों में पूरा किया जाना होता है। यानी कि जो अधिनियम है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस एक्ट जो है 2006, इसमें ये बताया गया है कि जो बकाया राशि है इन संस्थानों पर, या इन जो ये एमएसएमई हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो होती हैं, यूनिट जो होती हैं, इन पर इन्होंने अगर कोई लोन लिया है तो इनका जो बकाया राशि है वो 45 दिनों के अंदर पूरी की जानी चाहिए। डीआरडीएस एमएसएमई के लिए एक गेम चेंजर के रूप में इसका कार्य करना था। एमएसएमई पर यूके सिन्हा कमेटी के अनुसार, यूके सिन्हा कमेटी किससे संबंधित है, एमएसएमई से। ये एमएसएमई लगभग 20 लाख करोड़ रुपए की अनमेट क्रेडिट जरूरतों को मुश्किल से 1% संशोधित करता है। ये लगभग 5.5 लाख चालान से 15,000 करोड़ रुपए कम का कारोबार संभाल रहा है। बड़े खरीदारों ने 45 दिनों की सीमा का उल्लंघन किया है, यानी कि जो बड़े व्यवसायी हैं, बड़े कारोबारी हैं, उन्होंने 45 दिन की सीमा जो है, कैप लगाया गया है कि जो 45 दिन के अंदर बकाया राशि को पूरा जमा करना है। उस समय सीमा का उल्लंघन किया गया है बड़े कारोबारियों द्वारा, जिन्हें एमएसएमई से कम 25% आवश्यकताओं को खरीदने की आवश्यकता है। ये कम आत्मविश्वास इस स्थिति में है कि वित्त धारकों को व्यापार क्रेडिट बीमा आरबीआई द्वारा सुझाया गया है के साथ प्रदान किया जाना चाहिए। तो अब हम देख लेते हैं कि हमारा ट्रेड्स क्या होता है। ट्रेड्स एक इलेक्ट्रॉनिक मंच है जो कई फाइनेंसरों के माध्यम से छोटे यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मध्यम उद्यमों के व्यापार प्राप्तियों के वित्त पोषण या छूट की सुविधा प्रदान करने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक मंच है। ये क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है जो क्या करता है, जो एमएसएमई सेक्टर्स को एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। किस लिए, वित्त पोषण के लिए, फाइनेंसिंग के लिए, ताकि इन्वेस्टर आए और यहाँ पर रजिस्टर्ड कंपनियों में अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकें। यानी कि ऐसी कंपनियां जिनका वार्षिक कारोबार 500 करोड़ रुपए से ऊपर का होगा, 500 करोड़ या इससे अधिक होगा, तो ऐसी ही कंपनियां
ऐसी कंपनियां क्या होंगी, ऐसी कंपनियां किसके अंतर्गत पंजीकृत की जाएंगी ट्रेड्स के अंतर्गत। और ये यहाँ पंजीकृत करने का फायदा ये होगा कंपनीज को कि इन कंपनियों में क्या किया जाएगा, इन्वेस्टर्स द्वारा इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है और इनकी इन्वेस्टमेंट की संभावना बनी रहती है। ये प्राप्तियां सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित निगमों और अन्य खरीदारों पर देय हो सकती है। यानी कि जो रिसीवेबल्स होते हैं, ये ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होते हैं, ये पेएबल होते हैं, यानी कि ड्यू होते हैं सरकारी विभागों पर और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर भी ये ड्यू हो सकते हैं। अगली न्यूज़ है विदेशी निवेश के लिए निवेशकों के लिए विशेष खिड़की की संभावना, स्पेशल विंडो सिस्टम फॉर बिग टिकट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। सरकार पेंशन फंड और संप्रभु धन फंड जैसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण निवेशकों के लिए एक विशेष खिड़की योजना बनाने की योजना बना रही है, यानी कि स्पेशल विंडो क्लियरेंस सिस्टम, जो एक लेन देन में 3000 करोड़ रुपए का निवेश करना चाहता है। यानी कि ऐसे देखिए, ऐसे फॉरेन इन्वेस्टर्स जो एक बार में यानी कि सिंगल ट्रांजैक्शन में 3000 करोड़ रुपए से ऊपर ज्यादा का ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, यानी कि इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम सरकार द्वारा बनाया जा रहा है। आगामी बजट में ऐसी घोषणा की जा सकती है। कुछ सामरिक निवेशक यानी कि जो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स हैं, जैसे कि कनाडा पेंशन फंड, GIS सिंगापुर, कतर निवेश प्राधिकरण, टेमासेक सिंगापुर और अबू धाबी निवेश प्राधिकरण इसमें शामिल हैं। इसके माध्यम से विदेशी धन को सरकार द्वारा 3 दिनों के भीतर प्रक्रिया मिलेगी, यानी कि 3 दिनों के अंदर इसको क्लियरेंस मिलेगा। ये खिड़की संबंधित विभिन्न कार्य मंत्रालयों और विभागों के बीच संपर्क के रूप में बिंदु कार्य करेगी। यानी कि अब इसके माध्यम से, इस सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से ये सर्विस प्रोवाइड होगी। जो हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं उनको ये सर्विस प्रोवाइड की जाएगी कि अगर उन्हें किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है तो जैसे कि अलग अलग मंत्रालयों के तहत अलग अलग प्रोसीजर अपनाना पड़ता है, तो ऐसा इनको हर मंत्रालय में अलग अलग नहीं क्लियरेंस के लिए जाना पड़ेगा, बल्कि एक ही सिंगल विंडो पे सारे काम इनके एक ही सिंगल विंडो पे 3 दिनों के अंदर कर दिए जाएंगे। ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को भी बढ़ावा देगा। आर्थिक मामलों का विभाग हर 14 दिन में प्रस्तावों की स्थिति को ट्रैक करेगा, यानी कि जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है वो हर 14 दिनों में इसको असेसमेंट करेगा, इन प्रस्तावों को ट्रैक करेगा और किसी भी परेशानियों को हल करेगा। अब तक FDI प्रस्ताव अनुमोदन के लिए 1 से 3 महीने लगते थे, यानी कि अभी तक क्या होता था, ऐसे 3000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेशकों को क्या करना पड़ता था, 1 महीने से लेकर 3 महीने तक का वेट करना पड़ता था, लेकिन अब इसको कम करके 3 दिन के अंदर सॉल्व किया जाएगा। चालू वित्त वर्ष के पहले 7 महीनों में इस कदम को 11.3% विदेशी पूंजी प्रवाह की वृद्धि से प्रेरित किया गया था। यानी कि जो करंट फाइनेंशियल ईयर है उसमें इस कदम से क्या हुआ है, 11.3% और ज्यादा बढ़ोतरी हुई है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में। अप्रैल से अक्टूबर की अवधि में कुल FDI प्रवाह $46.82 बिलियन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया था। 2019 से भारत ने 70 बिलियन FDI को आकर्षित किया है, जबकि जो 2014 से 18 के बीच का 2 गुना है, यानी कि 2014 से 18 के बीच के जितना FDI प्राप्त हुआ है उसका 2 गुना केवल 2019 में ही प्राप्त हुआ है। अब है अगली न्यूज़ हमारी फर्टिलाइजर सब्सिडी से संबंधित कि अभी फिस्कल ईयर 2022 में सरकार योजना बना रही है कि फिस्कल जो सब्सिडी दी जाती है फर्टिलाइजर्स पर डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर दिया जाता है, इसको बिल्कुल स्क्रैप करने की योजना बना रही है, इसको बिल्कुल खत्म करने की योजना बना रही है। केंद्र सरकार सालाना 70,000 करोड़ की उर्वरक सब्सिडी का बोझ झेलती है। अब क्या कर रही है सरकार, वित्तीय वर्ष 2022 में किसानों को उर्वरक सब्सिडी देने के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण में स्थानांतरित होने की संभावना है। अनुमानों के अनुसार सरकार को इसके तहत किसानों को प्रतिवर्ष 5 से 6,000 रुपये प्रतिवर्ष स्थानांतरित करने की आवश्यकता होती है, जो कि 6,000 रुपये सालाना किसान खाते में स्थानांतरित हो जाते हैं। 1.8 हेक्टेयर के खेत के आकार के साथ 14.6 करोड़ किसान इच्छित लाभार्थी हैं। इसमें DBT, अब DBT की किसके साथ है, वर्तमान में छोटे DBT किसको प्रोवाइड हो रही है, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर किसको प्रोवाइड हो रहा है, वर्तमान में छोटे भूमि धारक किसानों को कम लाभान्वित किया जाता है। उर्वरकों के प्रचलित और अवैज्ञानिक उपयोग को हतोत्साहित करना इसका उद्देश्य है, यानी कि फर्टिलाइजर का जो एक्सेस यूज होता है, जो जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल होता है, इसको कम करना भी इसका उद्देश्य है। अब सब्सिडी फास्फोरस और पोटाश उर्वरकों के लिए 2010 से तय किया गया था, लेकिन सब्सिडी परिव्यय वित्त वर्ष 2011 में 41,500 करोड़ से 2020 में 26,369 करोड़ हो गया है, यानी कि कम हो गया है, आधा रह गया है लगभग। अब यूरिया सब्सिडी दूसरी तरफ 24,337 करोड़ से 54,755 करोड़ रुपए बढ़ गई, यानी कि यूरिया सब्सिडी दुगनी से भी ज्यादा हो गई है, और फास्फोरस और पोटाश सब्सिडी आधी रह गई है। गैस आधारित यूरिया उत्पादन लागत 900 रुपये पर किलो बैग के बारे पहले थी, और किसान इसे 242 रुपये की छूट के साथ सब्सिडी के मूल्य पर प्राप्त करते हैं। इससे पहले सरकार किसानों द्वारा अपने बैंक खाते में दी गई सब्सिडी राशि प्रदान करने की योजना बना रही थी। इसके बाद किसानों को अग्रिम भुगतान करना मुश्किल हो सकता था। फिर वर्तमान में सरकार आधार प्रमाणीकृत बिक्री 1 अप्रैल 2018 से जिसे शुरू किया गया था, आधार बेस्ड सर्टिफिकेशन सेलिंग के आधार पर समय समय पर उत्पादकों को सब्सिडी का भुगतान करती है। दूसरी न्यूज़ है हमारी टू बिग टू फॉल लिस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिए। टू बिग
टू फॉल, अभी आरबीआई ने अपना प्रपोजल दिया है टू बिग टू फॉल बैंक्स के लिए। ये पिछले साल भी दिया गया था और इस बार फिर से उनको लिस्ट बनाई गई है कि ऐसे बैंक, कुछ ऐसे बैंक होना चाहिए हमारी इकोनॉमी में, इंडियन इकोनॉमी में, कि जो किसी भी बुरे समय में, यानी कि अर्थव्यवस्था के बुरे समय में इस परेशानी को झेलने में सक्षम हो। यानी कि अगर जैसे कि आपको पता होगा हर बैंक का एनपीए बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन, पिछले 4-5 सालों से एनपीए बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो ऐसे बैंक डूबने की कगार पर लोगों को बहुत बड़ा झटका लगता है। तो इस तरह के कुछ बैंक इकोनॉमी में ऑपरेट करने चाहिए जिनके पास इतना बड़ा चंक ऑफ मनी हो, कितना ज़्यादा पैसा हो कि उनके डूबने की संभावना बिल्कुल नगण्य हो जाए, यानी कि बिल्कुल ना के बराबर हो जाए, कि नो पॉसिबिलिटी ऑफ बैड लोन्स, कि उनके डूबने की संभावना बिल्कुल कम हो जाए या खत्म हो जाए। तो ऐसे बैंकों के बारे में उन्होंने सूची बनाई है। तो इस सूची में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स और बैंक इज इंक्लूडेड और नॉट इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ टू बिग टू फॉल लिस्ट। तो टू बिग टू फॉल लिस्ट में निम्नलिखित में से कौन से बैंक शामिल हैं या शामिल नहीं है, या अलग तरह से स्टेटमेंट वाइज भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि टू बिग टू फॉल लिस्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस तरह का भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो एसबीआई है इसके अंदर, याद रखिए 3 बैंकों को टू बिग टू फॉल लिस्ट में शामिल किया गया है। पहले नंबर पे एसबीआई, फिर है आपका आईसीआईसीआई और तीसरा है आपका एचडीएफसी। इन 3 बैंकों को टू बिग टू फॉल लिस्ट में शामिल किया गया है। अब इसमें क्या होता है, विफलता की स्थिति में एसआईबी सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक, तो ये कौन से होते हैं, सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक कहा जाता है ऐसे बैंक्स को कि जो बहुत ज़्यादा अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। तो हमारे यहाँ क्या कहा जाता है, डीसिप, डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है, टर्म भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये किसके संदर्भ में यूज़ किया जाता है, आपका टू बिग टू फॉल बैंक्स के संदर्भ में, एसबीआई, आईसीआईसीआई और एचडीएफसी, इन 3 बैंकों के संदर्भ में इसको यूज किया जाता है। तो आपके लिए यही इस न्यूज़ में यही जरूरी था। और साथ ही आपके लिए क्या जरूरी है कि बैंकों की टियर 1 पूंजी क्या होती है, टियर 1 कैपिटल क्या होती है बैंकों की, और आपकी टियर 2 कैपिटल क्या होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। टियर 1 कैपिटल ऐसी कैपिटल होती है बैंकों की जो बैंक अपनी डिस्क्लोज कर देते हैं, पब्लिकली डिस्क्लोज करते हैं। और टियर 2 कैपिटल ऐसी कैपिटल होती है जिसको बैंक डिस्क्लोज नहीं करते हैं। ये हमने आपको लेमन टर्म में समझाया है, जबकि इसके टेक्निकल एस्पेक्ट काफी अलग हैं या ज्यादा हैं। अगली न्यूज है हमारी, इंफ्रा फंडिंग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डीएफआई स्थापित करने की संभावना। गवर्नमेंट लाइकली टू सेटअप डीएफआईज टू मीट इंफ्रा फंडिंग नीड्स। तो आगामी बजट में सरकार ने कई मौजूदा इकाइयों को एक मेगा विकास वित्त संस्थान बनाने के लिए विलय करने की संभावना बनाई है। ये नई, रुकी हुई और निर्माणाधीन आधारभूत संरचना परियोजनाओं की दीर्घकालिक वित्त पोषण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए है, जो 100 ट्रिलियन से अधिक मूल्य का है। बड़े डीएफआई की आवश्यकता, क्योंकि इंफ्रा परियोजनाओं को वित्त पोषित करने के लिए बड़े ज्यादा पैसे की आवश्यकता होती है। इसके अलावा ये अन्य क्षेत्रों पर गुणक प्रभाव भी पैदा करेगा। इन परियोजनाओं में एक लंबी गर्भधारण अवधि होती है, यानी कि इनका गेस्टेशन पीरियड ज्यादा होता है, जैसे कि नॉर्मली 40 से 50 साल। तो और वाणिज्यिक बैंक इस तरह के उधार के लिए उपयुक्त नहीं होते, और कमर्शियल बैंक्स इस तरह के उधार के लिए उपयुक्त नहीं होते। क्योंकि जैसे कि आपने अभी पिछले दिनों देखा होगा, कोरोना से पहले जो एक बैंक डूबा था, जिसे कौन सा बैंक, जिसके बारे में जो बहुत ज्यादा चर्चा में रहा था, IL&FS क्राइसिस। उसकी वजह क्या थी, उसके डूबने की वजह ही यही थी कि उसने पब्लिक से जो पैसा ले रखा था उसको लॉन्ग टर्म लोन पर दे और दूसरे लोगों को, इन्वेस्टर्स को दे दिया था, यानी कि दूसरे कारोबारियों को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर दे दिया था। अब देखिए, कभी भी बैंक क्या करता है, बैंक का जो सही कार्यविधि होती है अपना इंटरेस्ट पर देने की, वो ये होती है कि वो बैंक आपसे फिक्स डिपॉजिट ज्यादा ले और उसको शॉर्ट टर्म लोन पर ज्यादा प्रोवाइड करे, यानी कि उसका जो पेमेंट आ रहा है बैंक के पास वो फिक्स डिपॉजिट पर उसकी संख्या ज्यादा हो, फिक्स डिपॉजिट उसके पास ज्यादा हो, लेकिन वो जो लोन प्रोवाइड करे वो शॉर्ट टर्म लोन ज्यादा प्रोवाइड करे, ताकि अचानक परिस्थिति अगर ऐसी हो जिसमें पैसे की जरूरत हो जाए या डिमांड हो जाए, पब्लिक अपना पैसा बैंकों से निकालने लगे, तो बैंकों को किसी तरह की परेशानी ना हो। और लॉन्ग टर्म जो बैंक लोन देते हैं उसमें क्या दिक्कत होती है कि लोन ज्यादा लंबे समय के लिए चला जाता है, और अगर इकोनॉमी एकदम से रिसेशन के समय में आती है या बैंकों से पैसा निकलने लगता है, तो क्या होता है, बैंक के पास पैसे की कमी हो जाती है, पैसे की शॉर्टेज हो जाती है। तो IL&FS क्राइसिस जो था वो इसी पर ही बेस्ड था कि IL&FS में क्या किया था कि लॉन्ग टर्म लोन ज्यादा दे रखे थे कंपनीज को, जिसकी वजह से ये क्राइसिस बहुत बड़ा यहाँ पर उत्पन्न हुआ था। तो इसी चीज को दृष्टि में रखते हुए, नजर में रखते हुए सरकार ने क्या किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग के लिए, क्योंकि देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर में लॉन्ग टर्म फंडिंग की आवश्यकता होती है, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो होते हैं, आप देखते ही होंगे अपने घर के आसपास या अपने शहरों में कि पुल बनते हैं, सड़कें बनती हैं, तो सीवर लाइन पड़ती है, सीवर का काम होता है। तो क्या होता है, उसमें कई
10-10, 15-15 साल लग जाते हैं एक पुल को बनने में। तो ये नॉर्मली इनका लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का। जैसे कि मेट्रो बन रही है अगर किसी छोटे शहर में, दिल्ली में, तो आपको पता है दिल्ली जैसे शहर में जो कैपिटल है वहां बनने में 10 से 12 साल लग गए। तो अब सोचिए आप छोटे शहरों में क्या आलम होगा, क्या हाल होगा कि 20-20, 25-25 साल लग जाएंगे बनने में मेट्रो। तो इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को एक तो ज्यादा धन की आवश्यकता होती है, इनको ट्रिलियन ऑफ रुपीज की आवश्यकता होती है, और दूसरी लॉन्ग टर्म पैसे की आवश्यकता होती है, यानी कि ये इनको जो लोन दिया जाता है वो लॉन्ग टर्म लोन दिया जाता है। इसलिए बैंक से इस तरह का लोन लेना वो खतरे की घंटी साबित हो सकता है और आगे आने वाले समय में बैंक डूब सकते हैं। तो इसलिए क्या किया गया है, अलग संस्था, ऐसे संस्था की आवश्यकता महसूस की गई है जो मेगा, यानी कि मेगा मतलब बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर विकास यानी कि डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, मेगा डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को फंडिंग इसके द्वारा प्रोवाइड की जाएगी। जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होंगे उनको जो फंडिंग प्रोवाइड की जाएगी मेगा फाइनेंस इंस्टीट्यूशन द्वारा प्रोवाइड की जाएगी। तो अब मेगा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं, जिसे एक विकास बैंक या विकास वित्त कंपनी के रूप में भी जाना जाता है, एक वित्तीय संस्थान है जो आर्थिक विकास परियोजनाओं के लिए गैर वाणिज्यिक आधार पर जोखिम पूंजी प्रदान करता है, यानी कि नॉन कमर्शियल बेसिस पर। ये क्या करता है, नॉन कमर्शियल बेसिस पर। ऐसे यानी कि ज्यादातर ये जो सब प्रोवाइड करेगा लोन वो किसको करेगा, सरकार को प्रोवाइड करेगा। 2005 तक प्रमुख क्षेत्रीय, बहुपक्षीय और द्विपक्षीय डीएफआई के कुल प्रतिबद्धताओं, ऋण, इक्विटी, गारंटी और ऋण प्रतिभूतियों के रूप में 45 अरब अमेरिकी डॉलर निजी क्षेत्र का समर्थन करने के लिए थे। डीएफआई उच्च जोखिम ऋण, इक्विटी, गारंटी के रूप में विकासशील देशों में निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के निवेश को वित्त पोषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। डीएफआई अक्सर निवेश के लिए निजी क्षेत्र को वित्त प्रदान करता है जो विकास को बढ़ावा देता है और कंपनियों को बाजार में विभिन्न प्रतिबंधों वाले देशों में निवेश करने में मदद करता है। कुछ विकास बैंकों में उनके जनादेशों में सामाजिक रूप से जिम्मेदार निवेश और प्रभाव निवेश मानदंड शामिल हैं। सरकारें अक्सर विकास बैंकों का उपयोग अपनी विकास सहायता या आर्थिक विकास पहल का हिस्सा बनाती हैं। अगला है हवाई अड्डे निजीकरण। तो ये थोड़ा छोटी सी एक रिपोर्ट है। एयरपोर्ट प्राइवेटाइजेशन की सरकार द्वारा नियुक्त समिति ने मंत्रालय प्रस्ताव को छोड़ दिया जिसने हवाई अड्डों की संख्या को प्रतिबंधित कर दिया जो कि निजी डेवलपर्स को सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के तहत बोली लगाने की अनुमति देते थे। समिति ने कहा है कि बाजार में पर्याप्त संख्या में निजी जो है प्लेयर्स नहीं है, यानी कि निजी बिजनेसमैन नहीं है, और भागीदारी पर सीमा लगाने से हवाई अड्डों के निजीकरण में देरी होगी। देखिए गवर्नमेंट ने क्या किया है कि एक तो पार्टिसिपेशन पर एक कैप लगा दिया है और बोलियों की संख्या पर भी कैप लगा दिया है, यानी कि 2 से 4 बोलियों, 2 बोलियों तक सीमित कर दिया है कि 2 बोलियों से ज्यादा बोली नहीं लगाई जा सकती। तो इस तरह की सीमा का वो है जो विरोध किया गया है कमेटी द्वारा। कमेटी ने विरोध किया है कि एक तो इसमें पार्टिसिपेशन बढ़ाया जाए, कई कंपनियों को या कई बिजनेसमैन को हवाई अड्डों को खरीदने के लिए आमंत्रित किया जाए और साथ ही उनको ज्यादा से ज्यादा बोली लगाने के लिए छूट प्रदान की जाए, यानी कि 2 से अधिक बोली लगाने की भी छूट प्रदान की जाए। तो यही एक छोटी सी न्यूज थी। लास्ट हमारा है पारदर्शिता अनुपालन को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए चेहरा रहित पेनल्टी स्कीम, फेसलेस पेनल्टी स्कीम टू हेल्प बूस्ट ट्रांसपेरेंसी कंप्लायंस। सरकार ने चेहरा रहित पेनल्टी स्कीम को अधिसूचित किया है। यह सरकार के चेहरा रहित मूल्यांकन और चेहरा रहित अपील योजना लागू करने के बाद आया है। ये स्कीम किससे रिलेटेड है, ये टैक्स कंप्लायंस से रिलेटेड है, टैक्स से रिलेटेड है। तो इसमें क्या किया गया है, एफपीएस के तहत फेसलेस पेनल्टी स्कीम तब सभी जुर्माना संबंधी कार्यवाही डिजिटल रूप से और बिना किसी मानव इंटरफेस के आयोजित की जाएगी, यानी कि जिससे भी टैक्स वसूलना होगा उसको सामने आने की जरूरत नहीं है, ना ही उसको अपनी पहचान डिस्क्लोज करने की जरूरत है। इससे क्या होता था कि सरकारी अधिकारियों यानी कि टैक्स ऑफिसर्स द्वारा उसका उत्पीड़न किया जाता था और एक्सप्लॉइट किया जाता था। कभी कभी लोग आत्महत्या भी कर लेते थे और कभी कभी उनसे ज्यादा रिश्वत भी वसूली जाती थी। इन दोनों ही चीजों को कर्ब करने के लिए यानी कि काउंटर करने के लिए सरकार ने फेसलेस स्कीम शुरू की है। कर अधिकारी करदाताओं पर 1961 के आयकर अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत करदाताओं पर जुर्माना लगा सकते हैं। दंड आदेशों के ने इसकी समीक्षा जारी की और इसकी कार्यवाही डिजिटल माध्यमों के से आयोजित की जाएगी, जिसमें शामिल है कारण बताओ नोटिस जारी करना, यानी कि अगर टैक्स पे नहीं किया गया है किसी टैक्स होल्डर द्वारा तो उसको शो कॉज नोटिस जारी करना, यानी कि कारण बताओ नोटिस जारी करना, या दंड की कार्यवाही शुरू करना इसमें शामिल है। करदाता से कोई जानकारी या सबूत प्राप्त करना, कोई इंफॉर्मेशन लेना और उपरोक्त के सत्यापन का संचालन करना, यानी कि इन सारी कार्यवाहियों का सत्यापन करना, असेसमेंट करना। इस योजना को राष्ट्रीय फेसलेस पेनल्टी सेंटर के माध्यम से प्रबंधित किया जाएगा। इसके तहत क्षेत्रीय फेसलेस पेनल्टी सेंटर भी होंगे। करदाता को व्यक्तिगत रूप से या आयकर प्राधिकरण के से पहले अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से प्रकट होने की आवश्यकता नहीं होगी, यानी कि उसको डायरेक्ट टैक्स ऑफिस में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि करदाता व्यक्तिगत सुनवाई के लिए अनुरोध कर सकता है और इस तरह की सुनवाई वीडियो टेलीफोनी के माध्यम से आयोजित की जाएगी। लेकिन अगर जैसे कि जिसको टैक्स पे करना है, जिस व्यक्ति पर टैक्स पे करना है वो व्यक्ति अगर स्वयं चाहे तो वो
इस तरह का अनुरोध कर सकता है कि उसकी व्यक्तिगत सुनवाई का अनुरोध कर सकता है। इससे क्या होने की उम्मीद है? मानव त्रुटियां यानी कि ह्यूमन एरर्स और ह्यूमन इंटरेक्शन को ये दूर करेगा फेसलेस पेनल्टी स्कीम। और कभी कभी जो जिसकी वजह से करदाताओं का उत्पीड़न किया जाता है टैक्स ऑफिसर्स के द्वारा, किसी भी विश्वव्यापी और पूर्वाग्रह के बजाय योग्यता पर निर्णय लेने के मामले को सक्षम बनाएगा। और इससे पहले करदाताओं के विवेकाधिकार पर करदाताओं पर जुर्माना लगाया जाता था, उसको भी ये इसके द्वारा खत्म किया जाएगा। तो ये छोटा सा हमारा लेक्चर था। इसके बाद हमारा एक लास्ट लेक्चर आएगा जिससे हमारे जनवरी करंट अफेयर्स के लेक्चर खत्म हो जाएंगे। वो लेक्चर हम कल प्रोवाइड करेंगे आपको। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।